अस्सलाम वालेकुम नादरीन आज की एपिसोड का अनुमान है लाश से मुलाकात। तबूत की तह में चकोर निशान बना हुआ था। अंबर वहाँ लकड़ी को उठा दिया। नीचे एक छोटा सा खाना था जिसमें सोने की 10-12 चकोर डलियाँ पड़ी हुई थीं। अंबर ने उन्हें समेट कर जेब में रखा और दिल ही दिल में मलका नफरीती का शुक्रिया अदा करता हुआ एहराम से बाहर आ गया। बाहर सहरा की धूप खूब चमक रही थी। अगरचे अंबर को गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, उसके सामने अब यूरोप का सफ़र था। उसे पेरिस पहुंचकर मलका नफरीती की लाश से अपनी वापसी के सफ़र के बारे में हिदायत हासिल करना थी। अंबर रेत के सहरा में इस छोटी सी सड़क पर तनहा खड़ा था जो कायरा शहर को जाती थी। यहाँ से किसी सवारी के मिलने की उम्मीद फजूल थी। पास ही थोड़े फासले पर अबू अल मौल का बोत था। वहाँ एक छोटा सा चाय खाना भी था। सियाह यहाँ आते जाते रहते थे। अंबर का ख्याल था कि वहाँ उसे कोई टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। चुनांचे वो अहराम के अकब से होकर अबू अल मौल की तरफ चल पड़ा। यहाँ उसे एक खाली टैक्सी मिल गई। टैक्सी ड्राइवर बड़ा बातूनी था। कैरा तक वो अंबर का सर खाता आया। कैरा पहुंचकर अंबर ने सबसे पहला काम ये किया कि सराफा बाजार में जाकर उसने सोने की एक डाली को फरोख्त करके डॉलर की करेंसी हासिल की। उसने रेडीमेड कपड़े और ओवरकोट लिया, बूट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी खरीद लीं। फिर वो एयर फ्रांस के दफ्तर में आ गया और कैरा से फ्रांस जाने वाले जहाज़ पर अपनी सीट बुक कराई। एयरपोर्ट के पास ही एक होटल था। उसने रात गुजारने के लिए कमरा बुक कराया। आधी रात तक वो पेरिस में मलका नफरीती से अपनी मुलाकात के बारे में सोचता रहा। पिछले पैर जाकर उसे नींद आ गई। सुबह उठकर उसने नाश्ता किया। अगरचे वो मुसीबत के वक्त एक बस्त भी न खाए तो वो गुजार सकता था, लेकिन आम हालात में वो हर शय खा पी सकता था। नया सूट और उसके ऊपर जैकेट, रेडीमेड कोट पहनकर वो हवाई अड्डे तक जा पहुंचा। पेरिस जाने वाला जहाज़ बिल्कुल तैयार खड़ा था। अंबर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ठीक वक्त पर जहाज़ फिजा में परवाज़ के लिए बड़े सुकून से ऊपर उड़ने लगा। अंबर रात काफ़ी देर जागता रहा था। उसे नींद आ गई थी और वो उसकी आंख लग गई। अंबर जब उठा तो जहाज़ अड्डे पर उतरने के लिए तैयार था। यूरोप अंबर के लिए नया नहीं था। इससे पहले वो मारिया और नाग के साथ यूरोप के बड़े मार्ग के सर काट चुका था। पेरिस में वो कई महीने रहा। शहर उसके लिए नया नहीं था, चप्पा चप्पा जानता था। वियना से उड़कर जहाज़ सीधा पेरिस जाकर रुका था। पेरिस में बादल छाए हुए थे और शाम हो रही थी। हवाई अड्डे से निकलकर सबसे पहले अंबर ने एक होटल में जाकर कमरा लिया। सफ़र की थकान दूर करने के लिए हाथ मुँह धोकर कॉफ़ी का एक प्याला पिया। फिर शहर में घूम फिर कर कुछ सैर की। वो असल में रात के वक्त अजायब घर जाकर मलका नफरीती की लाश से मुलाकात करना चाहता था। उसे मालूम था कि अजायब घर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। रात का खाना उसने होटल में ही खाया। कुछ देर तक होटल की लॉबी में टहलता रहा। फिर जब रात के 9 बज गए तो वो पेरिस के सबसे बड़े अजायब घर की तरफ रवाना हो गया। अजायब घर के दरवाजे पर सिर्फ एक स्याह खड़ा एक साइन बोर्ड पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंबर अजायब घर में दाखिल हो गया। सबसे पहले मुश्किल बात यह थी कि दरवाजे पर पहरेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी और अंबर ये जानता था कि मलका नफरीती से कैसे बात करेगा, क्योंकि जहाँ मलका मिस्र के मम्मी के ताबूत की लाश थी उस कमरे के आगे एक पहरेदार टहल रहा था और कभी कभी वो उस कमरे के अंदर भी झांक लेता था। यह ताबूत दीवार के साथ एक कमरे पर रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर चकोर शीशा था जिसमें मलका नफरीती का चेहरा गर्दन तक नजर आ रहा था। अंबर ने झुककर मलका का खूबसूरत चेहरा देखा। उसे अजीब सनसनी सी महसूस हुई। ये उसके अपने देश की मलका नफरीती थी। कभी इसके हुक्म के बगैर कोई चिड़िया भी नहीं उड़ती थी और आज बेजान परी पत्थर की तरह न हिल सकती थी न बोल सकती थी। ताबूत के अंदर पड़ी थी। मलका मिस्र की आंखों के गिर्द स्याह लकीरें डाली गई थी और माथे पर सांप की तस्वीर बनी थी। ये सांप फिरौनों का कौमी निशान था। अंबर जब झुककर मलका को देख रहा था तो उसने महसूस किया कि मलका ने बड़ी शफकत से आंखें खोलकर अंबर की तरफ देखा और ज़रा सा मुस्कुराई।
कोई और होता तो वहीं घास खाकर गिर पड़ता, मगर चूंकि अंबर इस किस्म के वाक़यात का खुद एक हिस्सा था, इसलिए उसे ज़रा भी डर महसूस नहीं हुआ। मलका नफरीती ने आंखें बंद कर लीं और फिर एक लाश की तरह नजर आने लगी। अंबर गहरी सोच में था कि मलका नफरीती से किस तरह बात करे। बाहर गार्ड टहल रहा था और थोड़ी देर बाद वो अंदर झांक लेता था। अंबर को एक बात की तसल्ली हो गई थी कि कम अज़ कम मलका को इस बात का तो इल्म हो गया है कि अंबर अब यहाँ है। शायद अब वो खुद इससे बात करने की कोशिश करेगी। वक्त गुजरता जा रहा था। अंबर को मालूम था कि ठीक 10 बजे गार्ड कमरे का दरवाज़ा बंद कर देगा। इसका मतलब ये था कि जो बात करनी थी उसे 10 बजे से पहले पहले कर देनी चाहिए थी और 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। अंबर एक बार फिर ताबूत के पास जाकर खड़ा हो गया। मलका का खूबसूरत बना संवरा चेहरा लाश के इस तरह बेहिस और खामोश था। वो कुछ परेशान सा हुआ कि आखिर मलका मिस्र किसी इसके साथ बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती। इस सोच विचार में 10 बज गए और गार्ड ने कमरे में स्याहों को बाहर निकलना शुरू कर दिया। अंबर परेशान हो गया। वो बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरन उनसे बाहर जाना पड़ रहा था। ताबूत में लाश खामोश थी। इतने में गार्ड ने अंबर के पास आकर कहा कि वक्त हो गया है, उसे बाहर जाना चाहिए। अंबर एक लम्हे के लिए तो टिकटकी बांधे गार्ड के चेहरे को तकता रहा, फिर चौंक कर बोला, जी हाँ, ज़रूर ज़रूर। और वो कमरे से बाहर निकलते हुए ताबूत में एक बार फिर झांका। मलका मिस्र ने आंखें खोलकर अंबर को देखा और जैसे आंखों ही आंखों में उसने कहा हो कि आधी रात के वक्त आना। अंबर को यूं महसूस हुआ जैसे उसने अपने कानों में मलका मिस्र की आवाज़ सुनी थी। वो 5000 साल पुरानी मिस्री ज़ुबान में कह रही थी, आधी रात को आना। अंबर कमरे से बाहर आ गया। अजायब घर के दरवाजे बंद किए जा रहे थे। सड़क पर आकर अंबर ने सोचा कि वो किसी चाय खाने में बैठकर 2 घंटे गुजार दे और फिर ठीक रात के 12 बजे अजायब घर में दाखिल होने की कोशिश करे। ये एक नाजुक मरहला था, क्योंकि अजायब घर में रात के वक्त कोई इंसान दाखिल ना हो सकता था। अंदर ऐसा ज़बरदस्त खुदकार अलार्म सिस्टम था कि इंसान के जिस्म की लहरों से अलार्म बज उठता था। अंबर को हर हाल में आधी रात के वक्त मलका मिस्र से मुलाकात करना थी। ये इसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। वो 5000 साल से जिंदा चला आ रहा था और वैसे का वैसा ही नौजवान था, ना बूढ़ा होता था और ना ही मौत इससे मुलाकात के लिए आती। जब वो 5000 साल के सफ़र से वापस से पलटने वाला था तो उसे हमेशा हमेशा के लिए सुकून की नींद में सो जाने की सनसनीखेज किताब मिल जानी चाहिए थी। इसकी ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ वाक़यात अलिफ लैला के वाक़यात से कम दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले नहीं थे, लेकिन अभी इससे भी भयानक और हैरत अंगेज़ वाक़यात का सामना करना था। ये बात उसे ख़ुद भी मालूम नहीं थी। अंबर अजायब घर के करीब ही एक चाय खाने में जाकर बैठ गया। उसने चाय मंगाई और उसकी हल्की फुल्की चुस्कियाँ लेता गौर करने लगा कि अजायब घर में दाखिल होने की क्या तरकीब हो सकती है। एक इमारत से वो अच्छी तरह वाकिफ था और कई बार यहाँ आ चुका था। इमारत की छत पर एक रोशनदान था जिसकी चारों जानिब शीशे लगे थे। अगर किसी तरह वो छत पर पहुंच जाए तो इस रोशनदान से नीचे उतरने की कोशिश कर सकता है। अंबर को यही तरकीब पसंद आई। इस तरह से वो अजायब घर के दरवाज़ों से गुजरने, अलार्म से बचने और ख़तरे को महफूज बनाकर वहाँ जा सकता था। अंबर ने घड़ी देखी, अभी 11 ही बजे थे। वो चाय खाने से निकल आया और पेरिस की खूबसूरत धुंध में डूबी गलियों और सड़कों में चहलकदमी करने लगा। इन सड़कों पर रातों को डाके का बड़ा खतरा होता था। गर्चे अंबर को कोई भी डाकू नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, फिर भी उसने सोने की डलियां होटल के कमरे में रख छोड़ी थी। जब पेरिस का एक घड़ियाल ने ठीक रात के 12 बजने का ऐलान किया तो अंबर के कदम खुद ब खुद अजायब घर की इमारत की तरफ उठते चले गए। अजायब घर की इमारत तारीकी में डूबी हुई थी। सिर्फ कहीं कहीं धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। गेट पर धुंधली रोशनी में गार्ड पहरा दे रहे थे। अंबर इमारत के पीछे की जानिब आ गया। यहाँ लोहे की सीढ़ी थी जो दीवार के साथ साथ इमारत की छत तक चली जाती थी।
अंबर ने सीढ़ी के पास खड़े होकर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। रात बड़ी गहरी थी और शदीद सर्दी और धुंध की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी थी। अंबर ने खुदा का नाम लिया और सीढ़ी पर कदम रखकर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो बड़े इत्मीनान के साथ छत पर पहुंच गया। उसे किसी ने भी नहीं देखा था। छत सड़क से ज़्यादा सुनसान थी और पुल के लिए भी सर्दी नहीं लग रही थी। छत सड़क से ज़्यादा सुनसान थी और इसका फर्श सर्दी में सिकुड़ा हुआ महसूस होता था। अंबर को एक पल के लिए भी सर्दी नहीं लग रही थी। फिर भी उसने ओवरकोट पहन रखा था और उसके ऊपर कलर ऊपर उठाए हुए थे। वो छत के दरमियान में बने हुए गोल रोशनदान के पास आकर खड़ा हो गया, जिसकी छत ढलवानी थी और चारों तरफ शीशे लगे थे। अंबर ने झुककर शीशे में से नीचे देखा। हॉल का कमरा खाली था और दीवारों के साथ एक जानिब धीमा धीमा बल्ब जल रहा था। कटर की मदद से अंबर ने शीशे पर एक चौकोर निशान बनाया और उंगली की हल्की सी ठोकर से शीशा अलग हो गया। शीशा छत पर एक तरफ रखकर अंबर ने नायलून की रस्सी रोशनदान के लोहे के जंगले के साथ बांध कर नीचे फेंक दी। अब उसे रस्सी के जरिए नीचे उतरना था। ये काम मुश्किल भी था और आसान भी। मुश्किल इसलिए हो सकता है कि नीचे जब वो फर्श पर पाँव रखे तो अलार्म यख चीख उठे और गार्ड अंदर आ जाएं। इस तरह वो मलका मिस्र से कोई बात न कर सकेगा और इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। इसके सिवाय उसे कोई चारा भी नज़र नहीं था कि वो रस्सी के ज़रिए नीचे उतर जाए। बस अंबर ने खुदा का नाम लिया और रस्सी को पकड़कर नीचे लटक गया। रस्सी बेहद मजबूत थी और अगर टूट भी जाती तो अंबर फर्श पर गिरने से कोई चोट नहीं आ सकती थी। फर्श ही टूट सकता था, मगर वो इस धमाके से बचना चाहता था जो इसके फर्श पर गिरने से पैदा होता। अंबर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में उतरता चला गया। छत काफ़ी बुलंद थी, चुनांचे अंबर को फर्श तक पहुंचने में 10-15 मिनट लग गए। अब वो ज़मीन पर पाँव रख सकता था। कहीं एकदम अंबर ने एक बार फिर खुदा को याद किया, इसके हुजूर कामयाबी की मदद की दुआ की और आंखें बंद करके दायां पाँव बड़े आराम के साथ फर्श पर रख दिया। कोई अलार्म ना बजा। अंबर ने दूसरा पैर भी फर्श पर रख दिया। नायलॉन की रस्सी को जब उसने लटकते रहने दिया और हॉल कमरे के बुगली दरवाजे से निकलकर रस्सी को उसने वहीं लटकते रहने दिया और हॉल के कमरे के बगली दरवाजे से निकलकर उस जगह आ गया जहां सामने ताबूत वाले कमरे का दरवाज़ा था। अंबर ने देखा कि दरवाज़ा बंद था। अब इस दरवाजे के खुलने से खतरे की घंटी बज सकती थी। अंबर कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा कि उसे किस तरीके से दरवाज़ा खोलना चाहिए, कि अगर अलार्म इस दरवाजे के साथ बंधा हुआ है तो वो खामोश नहीं रहेगा। ये काम तो उसे कोई जादूगारी कर सकता था। अंबर को इस वक्त अपना पुराना दोस्त याद आ गया जो इसके लिए ये काम कर सकता था। लेकिन उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया। अब वो दरवाजे को उसने आहिस्ता आहिस्ता खोला। दरवाज़ा खुल गया और कोई अलार्म ना बजा। अंबर खुश हुआ कि सब काम ठीक ठाक तरीके से हो गया, लेकिन ये इसकी खुशफहमी थी क्योंकि जब इसने मलका नफरीती के कमरे का दरवाज़ा खोला था तो एक खुफिया अलार्म ने चीख कर वहाँ से दूर गार्ड्स को ख़बरदार कर दिया था। अंबर दरवाज़ा बंद करके कमरे के ताबूत के पास आ गया। उसने झुककर मलका को देखा और 5000 साल पुरानी मिस्री ज़ुबान में कहा, मलका नफरीती, खुदा तुम्हें जन्नत में खुश रखे। मैं तुम्हारे हुक्म के मुताबिक आधी रात को आ गया हूँ। अब मेरी रहनुमाई करो। मलका नफरीती ने आंखें खोलकर अंबर की तरफ देखा और एक हाथ उठाकर उंगली से ताबूत की छत पर एक लकीर डाली, जिसके साथ ही ताबूत का ढकना आराम से ऊपर उठ गया और मलका नफरीती ताबूत में उठकर बैठ गई। अंबर ने देखा कि वो अजीम मलका मिस्र लग रही थी। इसके सर पर सोने का ताज था, गले में हीरे मोती जुड़ा सोने का सांप था
और बालों की जगह सोने की लड़ियां शानों पर बिखरी हुई थी। पलकें स्याह कमानों की तरह खींची हुई थी और इसका चेहरा ज़रूर दर्द और मौत की वजह से बेजान और साकत था। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए थे और अंबर की तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। अंबर ने अदब से ताज़ीम की और कहा, ऐ मलका मिस्र, मेरी रहनुमाई करो। तुम जानती हो कि मैं 5000 साल गुजरे दरिया नील के किनारे अपने गांव से एक रात निकला था और इसके बाद आज तक अपने गांव वापस नहीं जा सका। अब मेरा वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है। मैं एक बार फिर अपने प्यारे वतन, अपने प्यारे पुराने ज़माने में वापस जाना चाहता हूँ। मेरी मदद करो। मलका मिस्र ने सरगोशी ऐसी आवाज़ में कही कि नाजुक होंठों को ज़रा जुम्बिश देकर कहा, अंबर, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सारी कहानी जानती हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तुम अपने घर से बिछड़े 5000 साल गुजर चुके हैं और तुम अब वापस जाना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, तुम एकदम से एक ही छलांग लगाकर 5000 सालों की मुद्दत को नहीं फलांग सकते। अंबर के चेहरे पर परेशानी के आसार पैदा हुए। उसने पूछा, तो क्या मैं एक बार फिर वापस जाने के लिए 5000 साल का सफ़र मुझे शुरू करना होगा? मलका नफरीती ने कहा, नहीं, दुनिया में ऐसा कोई जादू नहीं है जिसके ज़ोर से तुम्हें छलांग लगाकर 5000 सालों के फासले को तय कर सको। तो फिर मुझे क्या करना होगा अजीम मलका? तुम्हें इसी तरह तरीक़ के साथ साथ वापसी का सफ़र तय करना होगा जिस तरह तुम इसके साथ साथ सफ़र करते इस ज़माने तक पहुँचे हो। अमर ने अपना सर थाम लिया। इसका मतलब है कि मुझे एक बार फिर 5000 साल गुजार कर वापस जाना होगा? हाँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। 5000 सालों के साथ सफ़र करके वापस अपने पुराने ज़माने में जाना होगा। अंबर गहरी सोच में गुम हो गया। उसके सामने एक लंबा सफ़र मुंह फाड़े खड़ा था। उसने सर उठाकर मलका मिस्र से पूछा, मुझे वापसी का ये तवील सफ़र कहाँ से शुरू करना होगा? मलका मिस्र ने कहा, तुम्हें वापसी का ये सफ़र मुग़ल अहद के ज़वाल के दौर से शुरू करना होगा। तुम यहाँ से सीधा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली जाओ। सफ़र की पहली मंजिल, तुम्हारे सफ़र की पहली सीढ़ी वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जब तुम वहाँ जाओगे तो गज़र होगा, यानी तुम दिल्ली पहुंचकर सन 1857 में दाखिल हो जाओगे। फिर वहाँ से 18वीं, फिर 17वीं और फिर इसी तरह वापसी के सफ़र में शुरू हो जाओगे। अंबर ने गहरा सांस लेकर कहा, ऐ अज़ीम मलका, अगर मेरी किस्मत में एक बार फिर तरीक़ के सहराओं, जंगलों और वीरानों की खाक छानना लिखी है तो मैं उसे कबूल करता हूँ। मेरा सफ़र ख़तरनाक भी है और मुसीबतों से भरा हुआ, लेकिन तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकती हो? क्योंकि मैं नाग और मारिया से भी जुदा हो चुका हूँ। मलका मिस्र ने कहा, घबराओ नहीं, एक वक्त आएगा कि नाग और मारिया इस सफ़र में तुम्हारे साथ आन शामिल होंगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे बगैर उदास हैं। नाग ज़मीन के अंदर उदास और मारिया समुद्रों में परेशान है। तुम्हें तीनों दोस्त अभी और बहन भाई भले वक्त आए पर तुम तीनों दोस्त और बहन भाई वक्त आने पर एक दूसरे के साथ खुद मिल जाओगे। इकट्ठे मिलकर वापसी का सफ़र तय करोगे। इस मुकाम पर पहुंचकर जुदा हो जाओगे जहां आज से 5000 साल पहले तुम लोग एक दूसरे से मिले थे। ये खबर सुनकर अंबर बड़ा खुश हो गया कि इस सफ़र में वो अकेला नहीं है, बल्कि किसी न किसी मुकाम पर नाग और मारिया भी इसके साथ आन शामिल होंगे। वो मलका नफरीती से कुछ और पूछना चाहता था कि मलका ने अपने आप कहा, तुम इस वक्त 1980 में ज़िंदा हो। तुमने तारीख में पीछे को सफ़र करना है। ये टेलीविज़न, रॉकेट, वायरलेस और कंप्यूटर का ज़माना है। तुम तारीख के जिस ज़माने में जा रहे हो वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। वहाँ सिर्फ तलवारें, तीर कमान होंगे। मैं चाहती हूँ तुम वापस जाते वक्त यहाँ के दौर की कुछ चीज़ें लेते जाओ ताकि वो तुम्हें फ़ायदा दे। अंबर ने मलका नफरीती के बाएं बाजू से एक छोटा सा तवीज़ उतारकर अपने बाजू में बांध लिया। मलका कुछ कहने वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा तड़ाम से खुला और 2 सिपाही अंबर की तरफ लटके। खबरदार, अपनी जगह से मत हिलना। कहने को तो सिपाहियों ने कह दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक सूट बूट वाला नौजवान ताबूत के पास बैठा है और ताबूत में मलका मिस्र की लाश बैठी जिस बातें कर रही है, तो एक बार तो वो दहशत ज़दा होकर अपनी जगह से पत्थर बन गए। मलका मिस्र उसी वक्त ताबूत में लिपटी और ताबूत का ढकना दोबारा ऊपर आ गया।
सिपाही ने झुक कर मलका मिस्र के तबूत को देखा और आंखें मलता हुआ अपने साथी से फ्रांसीसी जुबान में बोला, मेरा ख्याल है ये हमारा वहम था। मलका मिस्र तो मुर्दा पड़ी है अपने तबूत में। दूसरे सिपाही ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमारा वहम था। और फिर वो अंबर को लेकर आगे चले गए। बाहर पुलिस की वैगन खड़ी थी। उसने अंबर को पुलिस की वैगन में बिठाया और सीधा स्टेशन पहुंच गए। इसके बाद अंबर को अदालत में पेश किया गया। अदालत के जज ने पूछा, ये बात सच है कि तुमने मलका मिस्र से बातें की हैं? अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, माय लॉर्ड, कभी किसी शख्स ने मुर्दा से लाश से भी बातें की हैं? अदालत में बैठे सारे लोग हंसने लगे। इसके बाद जज साहब ने अंबर को 500 रुपये का जुर्माना किया और अंबर ने उसी वक्त उसको अदा कर दिया।